आज हम बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जुलाई करंट अफेयर्स 1 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि नेशनल डॉक्टर्स डे जो है उसके बारे में बात करेंगे। किल कोरोना अभियान जो मध्य प्रदेश में लागू गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में। तो समाज के प्रति डॉक्टरों को समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने हेतु भारत भर में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म और मृत्यु संयोगवश एक ही दिन हुआ था। आगे हम बात करते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है, उनका जो जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। तो संयोगवश उनका एक ही दिन हुआ था। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो थे दूसरे मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के। तो डॉक्टर राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना बिहार में हुआ था और कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई 1962 को उनकी मृत्यु हुई थी। वह बहुत सम्मानित चिकित्सक और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे तथा 1948 से 1962 में उनकी मृत्यु तक 14 साल तक वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। उन्हें पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के 5 शहरों को बसाया था। तो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हावड़ा नामक 5 शहरों की स्थापना की थी। वे ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। उन्हें 1961 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने उनकी स्मृति में डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की थी। उन्होंने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के गठन और भारत के ठीक है। उसी के आगे हम चर्चा करते हैं कि मई 2020 में 8 कोर इंडस्ट्री की विकास दर में 23.4% की गिरावट दर्ज की गई था। मई 2020 के महीने के 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अगर हम बात करें तो जून 2020 को जारी किया गया था। यह सूचकांक आर्थिक मामलों के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल वस्तुओं में से 8 कोर इंडस्ट्री में कुल 40.27% भार शामिल है। 8 मुख्य उद्योग की अगर बात करें तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील और सीमेंट और विद्युत, इन 8 उद्योगों की हम बात कर रहे हैं। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो अप्रैल 2020 में 8 कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर 37% से मई 2020 में 23.4% हो गई है। नकारात्मक वृद्धि दर अप्रैल और मई 2020 के महीनों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव के कारण है। 2020 में 8 कोर इंडस्ट्री की विकास दर जनवरी में +2.2% थी, फरवरी में 6.4% थी, मार्च में 9% थी माइनस के, अप्रैल में -37% और मई में -23.6% जारी की गई है। 8 कोर इंडस्ट्री में केवल उर्वरक उद्योग मई 2019 की तुलना में मई 2020 के महीने में वृद्धि दर में बात की गई है। आगे हम बात करते हैं, बाकी सभी 7 उद्योगों में गिरावट देखी गई है। उर्वरक उद्योग ही वृद्धि दर बढ़ी है। मई 2020 में मई 2019 की तुलना में स्टील इंडस्ट्री ने 8 कोर इंडस्ट्री के बीच सबसे अधिक 48.4% की गिरावट दर्ज की है। तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं तो जनवरी में कितनी वृद्धि दर रही, फरवरी में कितनी रही, मार्च में कितनी, अप्रैल में कितनी और मई में कितनी वृद्धि दर आकी गई है। तो ये सारे जो 8 इंडस्ट्री थी कौन सी, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, इन सभी के अंदर उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत, इन 8 इंडस्ट्री की अगर बात की है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में शुरू हुआ किल कोरोना अभियान। तो राज्य में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सूचित किया है कि राज्य सरकार 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। यह एक डोर टू डोर सर्वे होगा। यह अभियान राज्य में प्रति 10 लाख लोगों पर कोविड-19 परीक्षण क्षमता को दोगुना कर 4,000 से 8,000 कर देगा। तो किल कोरोना अभियान में क्या होगा, डोर टू डोर सर्वे होगा और सभी का सैंपल लिया जाएगा। डोर टू डोर सर्वे के जरिए किल कोरोना अभियान पूरे राज्य में 15 दिन तक चलाया जाएगा और 15 दिन में 2.5 लाख कोविड-19 परीक्षण किए जाएंगे। दैनिक आधार पर 15 से 20,000 नमूनों को एकत्रित करने और परीक्षण करने का लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश में कोविड-19, मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो कोविड-19 के कितने केस और कितने रिकवर हो चुके हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में रिकवरी दर 76.9% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 58.1% से बहुत अधिक है। 29 जून 2020 को मध्य प्रदेश में 13,186 कोविड-19 सकारात्मक मामले थे। इसमें से 10,084 लोग रिकवर हो चुके हैं। 29 जून 2020 को राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,545 आंकी गई है।
28 जून 2020 तक राज्य में 3,44,836 कोविड-19 परीक्षण किए जा चुके हैं। तो हमने एक तो मध्य प्रदेश के कोविड-19 जो चलते हैं, कोविड-19 के जो क्या क्या उसके अंदर चल रहा है, किल कोरोना अभियान में क्या करना है कि डोर टू डोर सर्वे होगा और डोर टू डोर सर्वे के अंदर 2.5 लाख जो लोगों के हैं वो टेस्टिंग की जाएगी और प्रति 10 लाख पे कोविड-19 क्षमता को दोगुना करने के लिए 4,000 से 8,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाली है मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया मत्स्य संपदा का पहला संस्करण। 30 जून 2020 को फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया गया। इस समाचार पत्र का नाम मत्स्य संपदा है। इस समाचार पत्र का शुभारंभ केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। 2020-21 की पहली तिमाही से समाचार पत्र मत्स्य संपदा को तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। PMMSY योजना के परिचालन दिशा निर्देश भी समाचार पत्र के पहले संस्करण में शामिल किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं मत्स्य संपदा का उद्देश्य क्या है। तो समाचार पत्र के माध्यम से मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। समाचार पत्र क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारी और विकास को शिक्षित करने के लिए संचार के साधन के रूप में काम करेगा। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY योजना क्या है। तो 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मई 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के जिम्मेदार और सतत विकास का लक्ष्य रखा जाएगा, जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में आगे मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है, मत्स्य संपदा जो योजना है इसके अंदर जो 20,050 करोड़ रुपए का निवेश करके मत्स्य जो मछली पालन उद्योग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को बनाया जाएगा। उद्देश्य की अगर बात करें तो मछुआरे जो हैं, मछली किसानों को रोजगार दिया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा किस प्रकार से मछली पालन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, भारत के A1 सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कॉक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजिक लिमिटेड के तकनीकी भागीदारों को उनके A1 के लिए वर्चुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ A1 एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कॉक्स 2020 में शामिल किया गया है। जीते गए पुरस्कारों की अगर बात करें तो कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार, पीपल्स चाइल्ड चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर घोषित किया गया। 2 पुरस्कार उसमें शामिल हैं। अगले हम बात करते हैं A1 सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। 5 दिनों में रिकॉर्ड समय में A1 सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित किया गया था। माई गवर्नमेंट फास्ट व्हाट्सएप एंड जो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की टीमों के बीच सहयोग के बाद यह प्लेटफॉर्म विकसित किया गया था। AI सक्षम प्लेटफॉर्म एक चैट बॉक्स होता है जो भारत के नागरिक कोविड-19 से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्लेटफॉर्म से ने अब तक 41 मिलियन 4.1 करोड़ से अधिक वार्तालाप संसाधित किए हैं। 76 मिलियन 7.6 करोड़ संदेश से अधिक संदेश भी प्राप्त हुए। अब तक 28 मिलियन से अधिक लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। कॉक्स की अगर बात करें तो कॉक्स को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह दुनिया में AI के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। कॉक्स इवेंट के तहत पुरस्कार दुनिया भर में A1 में सर्वश्रेष्ठ उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। पहला कॉक्स इवेंट वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करते हैं तो कॉक्स क्या है और A1 सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क क्या है, इसने कौन कौन से पुरस्कार जीते, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसने 2 पुरस्कार जीते थे, कोविड-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और दूसरा जो है पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। तो ये 2 उसने पुरस्कार जीते थे। A1 सक्षम माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क क्या है, ये क्या है, माई गवर्नमेंट व्हाट्सएप और हेल्प जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड की टीमों के बीच के सहयोग की एक कड़ी है जो कि कोविड से संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं 30 जून को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दुबई बेस्ड सब्सिडरी आईओसी मिडल ईस्ट एफजेडी और बांग्लादेश के बेक्सिको एलपीजी लिमिटेड के लिए एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस हस्ताक्षर कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्चुअली धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश में एलपीजी बाजार की मिश्रित वार्षिक विकास दर CAGR लगभग 12 से 13% होने की उम्मीद है। बांग्लादेश में एलपीजी बाजार ने पिछले 5 वर्षों में 5 गुना वृद्धि दर्ज की है। तो ये सारी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वार्षिक विकास दर की अगर बात करें तो 12 से 13% है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन किन कंपनियों के बीच ये समझौता है। तो इंडियन ऑयल IOCL के बीच समझौता है और एलपीजी लिमिटेड और एक और है होल्डिंग कंपनी RR होल्डिंग लिमिटेड के बीच ये समझौता है। और जो इसके जो मतलब जिसने इसके हस्ताक्षर किए थे समझौते पर वो कौन था? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आगे हम बात करते हैं यह संयुक्त उद्यम कैसे काम करेगा। तो यह कंपनी बेक्सिमको एलपीजी लिमिटेड की मौजूदा एलपीजी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करके शुरुआत करेगी। फिर बांग्लादेश के गहरे पानी के बंदरगाह में कंपनी एक बड़ा एलपीजी टर्मिनल स्थापित करेगी। यह एलपीजी टर्मिनल बहुत बड़े गैस वाहक प्राप्त करने में सक्षम होगा। इससे एलपीजी के आयात की लागत में भारी कमी आएगी। आगे बांग्लादेश में एलपीजी को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। भविष्य की योजना की अगर बात करें तो यह संयुक्त उद्यम कंपनी आगे पेट्रोकेमिकल्स जैसे गैस और तेल व्यवसाय में विस्तार करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाइप एलपीजी कनेक्शन की स्थापना, ऊर्जा के अन्य नवीनीकरण रूप में भी कार्य करेगी। तो इसके अंदर जो भी है कि किस प्रकार से कार्य करेगा और भविष्य की इसकी क्या योजना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो बांग्लादेश और जो भारत है उसका 50-50 इसके अंदर सहयोग रहेगा और 12 से 13% जो वृद्धि दर है वो वहाँ की गई है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व बैंक समूह द्वारा भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। तो विश्व बैंक समूह के कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा ऋण की राशि के लिए स्वीकृत 30 जून 2020 को दी गई कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप MSME क्षेत्र निर्यात और घरेलू व्यवसायों की कमी के कारण गंभीर वित्तीय तनाव में है। भारत में MSME के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के तहत यह ऋण स्वीकृत किया गया है। यह ऋण राशि देश में लगभग 15 लाख 1.5 मिलियन MSME के लिए तरलता और ऋण की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने में मदद करेगी। यह राशि लघु वित्त बैंकों SFB और गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली NBFC के माध्यम से वितरित की जाएगी, जो SFB और NBFC को मजबूत करने में भी मदद करेगी। तो ऋण राशि का वित्त पोषण कितना है, तो वो हम बात करते हैं कि विश्व बैंक समूह की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा ऋण राशि को मंजूर दी गई है। 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित ऋण राशि में 19 वर्ष की परिपक्वता अवधि होगी। अब तक इस $750 मिलियन ऋण राशि के साथ यह तीसरी ऋण राशि है जिसे विश्व बैंक समूह ने भारत को आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के तहत स्वीकृत किया गया है। स्वास्थ्य की देखभाल क्षेत्र में सहायता के लिए अप्रैल 2020 के महीने में $1 बिलियन स्वीकृत किया गया था, जबकि मई 2020 में $1 बिलियन समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को खाद्य लाभ और नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए जारी किए गए थे। तो ये सारी इसके अंदर सुविधाएं दी गई हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्या है कि विश्व बैंक समूह ऋण जो शाखा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी बैंकों के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए राशि प्रदान की गई है। और इसके अंदर कितना $750 मिलियन राशि प्रदान की गई है, जो छोटे घरेलू उद्योग जो हैं उनके लिए राशि प्रदान की गई है। और ये जो है अप्रैल 2020 के महीने में $1 बिलियन स्वीकृत की गई थी, जबकि मई 2020 में $1 बिलियन समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को खाद्य लाभ और नगद हस्तांतरण प्रदान के लिए जारी कर चुकी है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या है कि कौन कौन से बैंक इसके अंदर काम कर रहे हैं और किस किस को बैंक को मतलब ऋण राशि दी गई है।
आगे हम बात करते हैं अप्रैल और नवंबर 2020 तक 1,48,938 करोड़ रुपए का अनाज वितरित किया जाएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुमान लगाया कि अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच 8 महीने की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,48,938 करोड़ रुपए का अनाज, चावल और गेहूं वितरित किया जाएगा। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो योजना के पिछले 3 महीनों अप्रैल से जून 2020 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार पर अनुमान लगाए गए थे। योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलोग्राम दाल भी प्रति माह दी जाएगी। अनुमान से पता चलता है कि अप्रैल से नवंबर 2020 तक 1,22,829 करोड़ रुपए का कुल 32 मिलियन टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अप्रैल से नवंबर के दौरान कुल 11,800 करोड़ रुपए के दलहन वितरित किए जाएगा। उपरोक्त लागतों के अलावा अप्रैल और मई 2020 के महीनों में प्रवासी मजदूरों खाद्यान्न वितरण के लिए 3109.52 करोड़ रुपए और अप्रैल से नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य के लिए 11,200 करोड़ रुपए शामिल किए गए थे। प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना का विस्तार, किसके बारे में हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून 2020 को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने के लिए 30 घोषणा की है। अप्रैल 2020 में शुरू होने वाली योजना ने पिछले 3 महीनों में देश भर के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 तक 5 महीने की अवधि के लिए इस योजना के विस्तार की घोषणा की है। तो ये जो हम चावल, गेहूँ और जो दाल जो मिल रही थी ये नवंबर तक के आपको मिलती रहेगी और इसके लिए जो योजना है 1,48,938 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए, अनुमान लगाया गया इसका इतने करोड़ रुपए का राशन पूरे देश भर में वितरित किया जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल से लेके जून तक कितने रुपए का राशन वितरित किया जा सकता है और कितने लोगों को राशन वितरित किया गया। अगले हम बात करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड इंडियन ऑयल एसडीएमसी ने दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 30 जून को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली के ओखला में यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम और 2 महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू इंडियन ऑयल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एमएसडब्ल्यू प्रबंधन स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस मुद्दे को हल करने में मदद करेगा और हमें एक अधिक ऊर्जा कुशल और हरित भविष्य की ओर ले जाएगा। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में यह प्लांट एक प्रदर्शन मॉडल के रूप में काम करेगा जिसकी सफलता से देश के अन्य शहरों में ऐसे प्लांट स्थापित करने में मदद मिलेगी। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्या है, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट होगा उसको एक एनर्जी प्लांट के रूप में घोषित किया जाएगा, उससे एनर्जी बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। आगे हम बात करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और जिससे प्रति वर्ष 17,500 टन आरडीएफसी रिफ्यूज एंड डिराइव फ्यूल प्रोसेस करने की क्षमता होगी। नगरपालिका अपशिष्ट के दहनशील घटकों से आरडीएफ का उत्पादन किया जाता है। गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस आरडीएफ का उपयोग सिन गैस के उत्पादन के लिए किया जाएगा। सिन गैस का इस्तेमाल आगे चलकर इंजन या टरबाइन में बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।